ही वेलकम बैक। दिस इज़ अभिषेक राज और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक राज इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन का सभी विविध ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए जल, बी कांच, सी प्लास्टिक और डी मिट्टी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। देखिए सबसे पहली बात देखिए आप कि 1 डायोप्टर बराबर कितना होता है 1 मीटर। कितना 1 मीटर। तो यहाँ उत्तल लेंस 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता बताइए। क्योंकि हमारा आंसर किस में दिया है सेंटीमीटर में, ऑप्शन जो है हमारा सेंटीमीटर में। तो ध्यान रखना है आपको कि 1 मीटर बराबर कितना 100 सेंटीमीटर और 1 डायोप्टर बराबर कितना होता है हमारा 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ मीटर में नहीं है इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा। आपको बोला सब माइनस में आंसर क्यों नहीं होगा, माइनस में इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ लेंस हमारा उत्तल लेंस है। यदि हमारा अवतल लेंस होता तो हमारा डायोप्टर क्या होता माइनस में होता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा 100 सेंटीमीटर होगा। किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखना चाहिए। देखिए समान साइज का आपको प्रतिबिंब चाहिए तो आपको दर्पण को जो है वस्तु को जो है वो वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा। कहाँ रखना पड़ेगा वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो देखिए गोलीय दर्पण में फोकसांत माने फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है R/2। तो यहाँ तो ऐसा नहीं दिया है, यहाँ F/2 कर दिया है इसमें। ठीक है, तो ये गलत है। यहाँ R/2 होना चाहिए, यहाँ 2/R कर दिया तो ये भी क्या हमारा गलत है। तो यहाँ देखिए इसने क्या किया तिरछा कोणीय गुना कर दिया। यहाँ अगर बच्चा हम कुछ नहीं तो एक जैसे मैं फिर से कर देता हूँ कि F बराबर R/2। तो इसके बट्टा हम कुछ नहीं तो एक, तो ये क्या किया तिरछा कोणीय गुना कर दिया। R को गुना करेंगे 1 से क्या आएगा R आएगा और बराबर 2 को गुना करेंगे F से तो क्या आ जाएगा 2F हो जाएगा। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा R बराबर 2F। ठीक है, क्वेश्चन को हल्का सा घुमा दिया है, टेंशन नहीं लेना है। R बराबर क्या होगा 2F, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मानिए गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है वो होता है R बराबर 2F। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं। देखिए निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग जो कहते हैं वह कहते हैं निर्गत कोण। क्या बोलते हैं हम लोग निर्गत कोण बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं हम लोग 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या। देखिए अभी मैंने जस्ट बोला कि 1 डायोप्टर बराबर कितना होता है 1 मीटर। देखिए क्वेश्चन घुमा के वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर। तो यहाँ दिया ना कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी भैया 1 डायोप्टर। कितना 1 डायोप्टर। माइनस में क्यों नहीं होगा क्योंकि उत्तल लेंस दिया है। उत्तल लेंस धनात्मक होता है, अवतल लेंस क्या होता है ऋणात्मक होता है। बात ध्यान रखिएगा। अगला आते हैं हम लोग किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति रहता है। मतलब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखिएगा तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह काल्पनिक होगा, सीधा होगा और आवर्धित होगा। देखिए यदि वस्तु को जो है हम क्या करेंगे दर्पण और उसके फोकस के बीच रखेंगे। जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण है और ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया और ये हमारा इसका क्या हो गया ध्रुव हो गया दर्पण का, और यहाँ जो फोकस है तो इन दोनों के बीच रखिए, इनके बीच ये हो गया फोकस। तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच अगर यहाँ वस्तु रखिएगा तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो हमारा आभासी बनेगा, काल्पनिक बनेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्या होगा दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। अगला किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा था। देखिए
छोटा का जब भी बात करेगा ना तो प्रतिबिंब जो छोटा बनता है वो उत्तल दर्पण में बनता है। कौन से दर्पण में बनता है? उत्तल दर्पण में। अगला अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का क्या नाम है? अभिसारी, अपसारी, अभिसारी और अपसारी, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अवतल दर्पण का जो नाम है वो अभिसारी। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं छोटा। अभी मैंने जस्ट बोला ना आपको कि उत्तल दर्पण से क्या बनेगा? छोटा बनेगा। तो यहाँ छोटा है, यहाँ भी छोटा है, लेकिन ध्यान रखिएगा उत्तल से जो बनेगा, उत्तल दर्पण से वो हमेशा क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? काल्पनिक एवं छोटा होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होगा? हमेशा काल्पनिक एवं छोटा। यही अवतल होता तो यहाँ वास्तविक बनता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अवतल में छोटा बड़ा सब बनता है, लेकिन उत्तल में हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता है? छोटा बनता है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाए? देखिए वास्तविक की बात कर रहा है तो समतल हमेशा काल्पनिक देता है, उत्तल हमेशा काल्पनिक देता है, और तो ये दोनों गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण। क्या होगा हमारा? अवतल दर्पण। ध्यान रखिएगा अवतल दर्पण से हमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होती है। आगे आते हैं हम लोग। अगला है निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? बड़ा, देखिए बड़ा जो बनेगा वो आपको बनेगा अवतल में। किसमें बनेगा? अवतल में। आगे आते हैं समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? देखिए समतल द्वारा हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक में मिलता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कहाँ क्या बनता है? हमारा काल्पनिक हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। ध्यान रखिएगा उत्तल दर्पण और समतल दर्पण दोनों दर्पण द्वारा वह वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक बनता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी वस्तु का आवर्धित माने बड़ा, तो किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किससे बनता है? अभी जस्ट मैंने बोला बड़ा किसने बनेगा? अवतल में। देखिए अवतल में छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है। उत्तल में हमेशा छोटा बनता है। समतल में क्या होता है? जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा क्या बनेगा? प्रतिबिंब। समझ में आ गया? उत्तल में हमेशा क्या बनेगा? छोटा बनेगा। उत्तल में हमेशा छोटा, इसमें छोटा बड़ा दोनों, छोटा बड़ा दोनों डिपेंड करता है वस्तु कहाँ रखे हो आप। ठीक है, वस्तु कहाँ रखे हो। और समतल में जितना दूर वस्तु है, जितना दूर पे क्या है वस्तु, उतनी ही दूर पे क्या बनेगी? प्रतिबिंब बनेगी। माने वस्तु और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों क्या होता है? बराबर। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी वस्तु का आवर्धित माने बड़ा प्रतिबिंब जो बनता है वह अवतल दर्पण से बनता है। किससे बनता है? अवतल दर्पण से। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है या कुछ नहीं होता। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा नहीं होता है, ठीक ना, सीधा होता है। ध्यान रखिएगा वास्तविक उल्टा होता है और काल्पनिक क्या होता है? सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? देखिए भैया छोटा आया तो उत्तल। कौन सा? उत्तल। अगला निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? देखिए फोकस दूरी की बात करें कि धनात्मक होगी। देखिए अगर अवतल बनते, आपको खुद पता होगा कि अगर अवतल बनती है, जैसे मैं 1 मिनट यहाँ मैं बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण है, ऐसे हम लोग बनाते होगा, आपको याद होगा। मैं ये पीछे से कलर कर दिया, ये मैंने मुख्य अक्ष खींच दिया, तो यहाँ मैंने दे दिया फोकस। तो याद कीजिए अगर ये दर्पण का जो ध्रुव है माने मूल बिंदु, तो मूल बिंदु के जो बाईं ओर का जो साइन होता है वह क्या होता है? माइनस, और इधर का क्या होता है? प्लस। होता है कि नहीं होता है? तो ध्यान रखिएगा अवतल जो होता है वो होता है ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक। अब वही देखिएगा उत्तल में ऐसे घूमता है, ये ऐसे रंगा हुआ रहता है और यहाँ तक रहती है, ठीक ना। तो उत्तल में क्या होती है? देखो मूल बिंदु के दाईं ओर है, इधर मिलेगा प्लस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछा? निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है? तो धनात्मक किस में होगा? अभी मैंने जस्ट बताया उत्तल में। और अवतल में क्या होगा? ऋणात्मक होगा। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकसांतर कहेंगे। इसी का दूसरा नाम फोकस दूरी भी है। क्या नाम है? फोकस दूरी। ध्यान रखिएगा कभी लोग उसको फोकसांतर कहते हैं, कभी फोकस दूरी कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकसांतर या फोकस दूरी कहते हैं।
वक्ता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में निम्न में से क्या संबंध है। देखिए अभी मैंने जस्ट पढ़ाया था आपको, वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध है वो एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर आर बाई टू। पीछे में यही थोड़ा सा घुमा दिया था आपको, एफ बराबर आर बाई टू तो दिया था, लेकिन उसने क्या किया था वहाँ पे तिरछा गुना कर दिया, तो आर बराबर क्या लिख दिया 2f लिख दिया। तो डरना नहीं आपको, ठीक ना। चलिए, हजामत की दुकान में दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हजामत की दुकान में दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कौन से दर्पण का? अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? देखिए सोलर कुकर में हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कौन से दर्पण का? अवतल दर्पण का। अगला है सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। देखिए सर्च लाइट की परावर्तक सतह भी अवतल दर्पण का ही बना होता है। कौन से दर्पण का? अवतल दर्पण का। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल और उत्तल लेंस। देखिए यहाँ अगर बात किया जाए, यहाँ ऑप्शन था छूट गया है, यहाँ अवतल बार रिपीट, यहाँ अवतल लेंस होता, ठीक है, अवतल लेंस। तो ध्यान रखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन हमारा कि रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर कौन सा, देखिए रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए वह डॉक्टर जो यूज करता है वह अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ध्यान रखिएगा। लेंस की क्षमता क्या होती है, माने लेंस की जो क्षमता होती है वह क्या होती है? तो लेंस की जो क्षमता होती है वह फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है, माने 1/f होती है। इसी को व्युत्क्रम बोलते हैं। जैसे f है फोकस, अब व्युत्क्रम रहेगा तो इसके बट्टा में एक कुछ नहीं, एक तो होगा, इसको पलटा दीजिए, इसको व्युत्क्रम बोलते हैं। तो लेंस की क्षमता क्या होती है? फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। कितना हो जाएगा? सी नंबर। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए वस्तु की दूरी ली जाती है। देखिए वस्तु, दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल हो, वस्तु जो होता है वो हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक। ध्यान रखिएगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। देखिए फोकस दिया है तो उसकी वक्ता त्रिज्या क्या होगी? देखिए वक्ता त्रिज्या का हम लोग किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। किससे? आर से। और आर का फॉर्मूला क्या होता है? 2f। तो 2 का 2 और f माने फोकस दूरी, तो फोकस कितना दिया? 10, तो 10 कीजिए तो 2 धन का कितना हो गया? 20। तो आंसर क्या होगा हमारा? बी नंबर। याद रहेगा। यदि फोकस दूरी 10 है तो वक्ता त्रिज्या क्या होगी? फोकस की दुगुनी होती है। वक्ता त्रिज्या क्या होती है? फोकस की दुगुनी। तो 10 गुना कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अगला है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? देखिए यहाँ वक्ता मैंने आर दे दिया, आर दिया है तो हमें पता है कि एफ बराबर फॉर्मूला होता है r/2। तो आर है 28 और बटा 2, तो हमें पता है 14 दूनी कितनी होगी? 28 होगी। इसलिए फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो आंसर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 28। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। किसी दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी की, किसी दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी क्या होती है? बराबर। मैंने जस्ट बताया था कि किस दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों बराबर होते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन था, देख लेते हैं। समतल, अवतल, उत्तल, समतल और अवतल। देखिए जितना दूर पे वस्तु है उतना ही दूर पे प्रतिबिंब, वह मात्र वह दर्पण है समतल। समतल में जितनी दूर पे वस्तु रहती है उतनी ही दूर पे क्या बनती है? प्रतिबिंब बनती है। तो ध्यान रखिएगा कौन होगा? वो समतल होगा। आगे बढ़ते हम लोग। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? देखिए नाक, कान, गला, दांत ये सभी देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं अवतल दर्पण का। कौन से दर्पण का? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का। ध्यान रखिएगा। गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? ये दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्ता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो देखिए 32 सेंटीमीटर है तो वक्ता दिया, मैंने क्या बोला? वक्ता फोकस जो होता है वह वक्ता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो ये तो फिक्स है कि 16 होगा, लेकिन भाई 16 तो प्लस में भी दिया है और माइनस में भी दिया है। कन्फ्यूजन, तो कन्फ्यूजन नहीं करना मेरे भाई। अभी मैंने जस्ट बोला कि अवतल दर्पण ऋणात्मक होता है, उत्तल दर्पण धनात्मक होता है। तो देखिए उत्तल है तो क्या होगा? धनात्मक होगा। याद रहेगा, उत्तल क्या होगा हमारा? धनात्मक होगा। कोई बोलेगा धनात्मक क्यों? क्योंकि वह देखो उत्तल दर्पण ऐसे बनाए जाते हैं, ये मूल बिंदु के दाईं ओर है
तो प्लस में चिन्ह होगा, और अवतल ऐसे बनाए जाते हैं जो मूल बिंदु की तरह बाईं ओर है तो माइनस में होता है, समझे। तो यहाँ उत्तल, इसलिए आंसर क्या होगा प्लस 16 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो, भैया ऋणात्मक है ना, तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि ऋणात्मक है तो अवतल होगा, और अवतल दर्पण जो है हमेशा वास्तविक बनाता है और उल्टा बनाता है। आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो जाता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो जाता है अंदर बाहर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर बाहर, दोनों इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर आपने गोलीय दर्पण को देखा हो तो देखिए कुछ इस प्रकार से रहता है, ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो ये इधर से रंगा रहता है, ये इधर से अंदर कलर किया रहता है, माने अंदर से भी है और बाहर से भी है। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा हमारा। तभी तो बाहर वाला क्या हो जाएगा हमारा अवतल और अंदर वाला उत्तल। वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो, अंदर की तरफ देखिए ऐसे, है कि नहीं, देखो अंदर की तरफ वक्रित है, तो ये हमारा हो गया अवतल। अब वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो, देखो भाई बाहर उछल लेगी, देखो उठा हुआ है कि नहीं, तो ये हमारा होगा उत्तल। क्या होगा? उत्तल। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं भाई? ये मान लो दर्पण है, ये जो बिचला भाग है जहाँ पे तुम मुख खींचते हो, ये जो बिचला भाग उसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? देखिए वक्रता केंद्र की बात करेगा तो सी से। ये देखो ये ऐसे रहता है, ये दर्पण हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, और ये जो हमारा वक्रता केंद्र होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? तो देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव, और ये हो गया हमारा वक्रता त्रिज्या, ये हो गया हमारा एफ, ये जो गुजरने वाली ये जो रेखा, ये इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। आगे बढ़ेंगे। टॉर्च एवं वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो टॉर्च एवं वाहनों के हेडलाइट हम लोग प्रयोग करते हैं वो अवतल दर्पण होता है। कौन सा? अवतल दर्पण। अगला है वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? देखिए साइड मिरर की जब भी बात करेगा ना, साइड मिरर माने दर्पण, गाड़ी समय देखेगा जो पीछे का गाड़ी देखने के लिए हम यूज करते दर्पण, वो दर्पण होता है उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? देखिए दर्पण सूत्र जो होता है वो होता है 1/v + 1/u = 1/f, और ये यही लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। प्रकाश गमन करता है। प्रकाश कैसे गमन करता है? तो प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में। किसमें? सीधी रेखा में। आगे देखते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? देखिए अगर वक्रता त्रिज्या 20 दिया है तो फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो 20 का आधा क्या होगा? 10, ठीक है। ध्यान रखिएगा। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश स्रोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश स्रोत कहा जाता है। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? किरण आलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण आलेख कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। और इस प्रकार चैप्टर यहाँ पे हमारी ख़त्म हो गई, और ये सभी 47 जो बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो दोस्तों इसको एक बार फिर से आप कभी रिवीजन के लिए देख लीजिएगा, और यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा आपने कितना आंसर सही किया, और दोस्तों के साथ शेयर, इस वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।